वजह तलाश करो अपने हार जाने की, वजह तलाश करो अपने हार जाने की। किसी की जिद पर रोने से कुछ नहीं होता साथियों, किसी के जीत पर रोने से कुछ नहीं होता। जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्वेश क्लासेज केजीजी पे जुड़ चुके हैं, उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि उनको आज मिलने वाला है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर एचडी जीव विज्ञान की क्लास, वो भी फुल फिगर के साथ। एचडी, बस बायोलॉजी में प्रैक्टिकल नहीं हो सकता साथियों, इसलिए प्रैक्टिकल के बिना लेकिन एचडी और फिगर के साथ। शिक्षक तो बनना है के नारे के साथ, शिक्षक तो बनना ही है के नारे के साथ आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेज केजीजी पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को करना है लाइक, पूरा देखना है साथियों, फिर करना है लाइक, फिर करना है सब्सक्राइब और फिर करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर। और याद रखिएगा साथियों, सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सफलता के लिए कल्पना ही नहीं, सार्थक कर्म भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को ख्याल में रखकर जी जान से मेहनत कर कर आपको बनना है शिक्षक। इसलिए अपना नारा नहीं, अपने दिल से आवाज है, शिक्षक तो बनना ही है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाए, हडल क्यों ना आ जाए, बीपीएससी एग्जाम लेने क्यों ना आ जाए। और हाँ साथियों, डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस हमारे प्यारे गुरुजी आपको हर दिन पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं और उस पीडीएफ का डिटेल एनालिसिस करता है आपका अपना भाई सर्वेश। और साथ ही साथ यह वीडियो आपको अपलोडेड है, जैसे ऊपर देखिए यहाँ पर मैडम मुस्कुरा रही है, यहाँ पर सर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भावी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी में तन गई है और शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को कहा है कि निगेटिव मार्किंग को भेजिए तेल लेने के लिए। तो निगेटिव मार्किंग जा रहा है तेल लेने। उस वीडियो को भी देखिए और साथ ही साथ संपूर्ण हिंदी संज्ञा और सर्वनाम शिक्षक तो बनना ही है सीरीज के तहत आपको कराया गया है। याद रखिए साथियों, ये कर लिया तो 30 नंबर पक्का, ये कर लिया तो 30 नंबर पक्का, क्योंकि ये क्लास है आपका गुरु चेला क्लास। गुरु है हमारे डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस और आपका चेला है सर्वेश कुमार। और आप लोग हमारे क्या है, साथी हैं, जो कि बीपीएससी के खोपड़ी में छेद करना चाहते हैं। 30 नंबर नहीं बल्कि क्वालिफाई नहीं बल्कि 100 नंबर लाना चाहते हैं। और यहाँ आपको मिलेगा भारत का सम्मान भूगोल का सामान्य परिचय, वो भी 150 घटना चक्र एमसीक्यू के साथ। इन सभी वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें। साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड को दीवार पर से आपके लिए लाए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। हाँ भाइयों, हाँ भावी शिक्षकों, हाँ फ्यूचर टीचर, हाँ बिल्कुल नियोजित शिक्षक भी, बिल्कुल बिल्कुल जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक है सभी, उनके लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस गोली के परे दाग के दीवार से आपके लिए लाए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। एकदम साक्षी सजीव चित्रण के साथ आपको ऐसा इतिहास कराया गया है जैसा इतिहास किसी और चैनल पर नहीं। और इतना फैक्ट अगर आप कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का 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 पक्का। बनानी है तो अपनी पहचान बनाओ, दूसरों की परछाई बनकर क्या फायदा। तो अपनी पहचान बनाना है तो जी जान से मेहनत करना होगा साथियों। आइए, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी हर दिन उपलब्ध कराया जाता है। आज का अपना प्यारा क्लास है गुरु चेला सीरीज के तहत जीव विज्ञान एचडी क्लास। तो आइए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। और हाँ साथियों, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, इसलिए कुछ बोल देते हैं आपके लिए, ताकि आप क्या हो बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न से हतोत्साहित ना हो। क्योंकि घबराना नहीं है, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के कांटों पर चलकर मंजिल मिलेगी बाहर की। ओके, आइए जीव विज्ञान सेल थ्योरी डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस। और यहाँ पे आपको हम अपने द्वारा भी बहुत सारा फैक्ट करवाएंगे जो कि आपको मजा ला देगा। आप इस पीडीएफ को पढ़ तो सकते हैं लेकिन इतना प्यार से आपको कोई समझा नहीं सकता और आप इतना प्यार से खुद समझ नहीं सकते, वो भी एचडी फोटो के साथ भैया, एचडी फोटो के साथ। ओके, देख लीजिए इस तरह से सारा फोटो बना हुआ एकदम पूरा क्लियर पिक्चर के साथ। और बायोलॉजी तो आपको पता है कि पिक्चर का क्या है, साइंस है। बायोलॉजी जो है साइंस ऑफ पिक्चर, नॉट ए प्रैक्टिकल बट ए पिक्चर। ओके, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के समस्त जीव क्या करते, समस्त जीव की उत्पत्ति और उनके पूरे जीवन काल में घटित समस्त जैविक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव मतलब होता है जीवन, जीवन मतलब क्या होता है, सजीव। तो जो सजीव है उसी का अध्ययन इसमें हम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं।
जीव विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा, किस भाषा से? ग्रीक भाषा से बना है। बायो और लोगोस, बायोस का अर्थ होता है जीवन तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क और टेवेरियस ने, फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिक टेवेरियस ने। लेकिन कहेगा जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता कहते हैं अरस्तु महोदय को। किसे कहते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के द्वारा किया गया। उन्होंने हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक का नाम क्या? हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने लगभग 500 प्रकार के जीव जंतु का वर्णन किया था, जिसके बाद सब जीव विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन करने का रास्ता खुल गया। इस कार्य हेतु अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या पिता कहते हैं। ओके, अरस्तु क्या था? एक बहुत बड़ा दार्शनिक भी था, और साथ ही साथ अरस्तु क्या था? एक जीव विज्ञान का पिता भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमिलिया। ओके, तो आप लोग से पूछा जाएगा जीव विज्ञान शब्द किस भाषा का है? तो याद रखिएगा ग्रीक भाषा का। और जीव विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जीवन का अध्ययन। और जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है, आपको क्वेश्चन भी कराएंगे कल ही। आपको बीपीएससी के द्वारा पूछा गया सारा जीव विज्ञान का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन हमारे YouTube पर उपलब्ध है। एक ही वीडियो में कंप्लीट साइंस जो कि अभी तक बीपीएससी ने पूछा है 67 बीपीएससी तक, सारा अवेलेबल है। आपको कमेंट में क्या कर देंगे? पिन कर देंगे, उसको आई बटन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो कहता है 500 प्रकार के जीवन के वर्णन किया था। अब देखिए जीव विज्ञान के दो भाग हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी के कितने भाग हैं? जीव विज्ञान के कितने भाग हैं साथियों? तो दो भाग हैं। एक में हम लोग पढ़ते जंतु विज्ञान। क्या पढ़ते? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु ही है, और जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु। और एक में हम लोग पढ़ते हैं बोटनी। क्या पढ़ते हैं? बोटनी। बोटनी में क्या आता है आपका? तो बोटनी में आपका आता है वही, हाँ साथी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। बोटनी में आपका आता है वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों का अध्ययन, और इसके पिता है लेमार्क एवं टेवेरियस। ओके, थियोफ्रेस्टस कौन है? थियोफ्रेस्टस है। आइए आगे पढ़ते। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? थियोफ्रेस्टस ने किया था। तो वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। उन्होंने हिस्टोरिया एनिमिलम कौन? अरस्तु। और हिस्टोरिया प्लांटेनम कौन? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधे, उन्होंने 500 प्रकार के जीव के बारे में और इन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधे के बारे में बताया था। इस कार्य हेतु थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? देखिए आपका 5 ऑब्जेक्टिव हो गया। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। ओके, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क। एक सेकंड दोस्तों, जीव विज्ञान का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेवर्स ने। ओके, लेमार्क कहाँ का था? फ्रांस का। ट्रेवर्स कहाँ का था? आपका ट्रेवर्स था आपका शायद जर्मनी का। कहाँ का था? जर्मनी का था। ओके, आइए, एकमात्र जीव सूक्ष्म जीव विषाणु है। विषाणु, अगर आपसे कोई पूछे कि विषाणु इज ए मेल और फीमेल, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। क्यों कंफ्यूज कर जाइएगा? क्योंकि विषाणु जब आपके शरीर के अंदर जाएगा, कोरोना विषाणु, तो क्या बन जाएगा? मेल बन, क्या बन जाएगा? जीवित हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सजीव बन जाएगा। और जैसे ही आपके शरीर से क्या होगा? बाहर निकलेगा, मतलब साफ है साथियों। जो आपका विषाणु है इसमें दोनों गुण उपलब्ध है। इसका सजीव और निर्जीव के भी गुण। कहते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जैसे आप देखिए साइकोलॉजी, क्या है? साइको जीव शैवाल का अध्ययन, फाइजोलॉजी क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन। इकोलॉजी, पर्यावरण तथा पर्यावरण के जीव जंतु के संबंध का अध्ययन, क्या कहलाता है? इकोलॉजी। एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। ओके, उसके बाद आपका क्या है? स्पेर्मोलॉजी, जीव बीजों का अध्ययन। एगस्ट्रोलॉजी, घास का अध्ययन। एगस्ट्रोलॉजी, पैडोलॉजी, भूमि का अध्ययन या मिट्टी का अध्ययन। क्या चीज? मिट्टी का अध्ययन। ओके, उसके बाद आपको जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का पिता। ग्रेगर जेंडर को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता, जेनेटिक्स। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। पाइलोनोलॉजी, पराग कणों का अध्ययन। पराग कण जो कि पेड़ पौधे में क्या होता है? बीज बनने में सहायक होता है। उसके बाद डेंट्रोलॉजी, डेंट्रोनोलॉजी, वृक्ष के वार्षिक वलय का अध्ययन, जिससे आपको वृक्ष की आयु पता चलती है। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। पाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। ओके, कवक विज्ञान के जनक माइकेली को कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर कवक विज्ञान को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन।
प्लेमेटोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन, प्लेमेटोलॉजी, इटिमोलॉजी कीटों का अध्ययन, इटिमोलॉजी कीटों का अध्ययन, ओके। उसके बाद आपका क्या है, लेपिडोटोरोलॉजी तितलियों का अध्ययन, लेपिडोटोरोलॉजी तितलियों का अध्ययन, पता है। लेक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी बहुत बार पूछा है, पक्षियों का अध्ययन, पोमोलॉजी पूछा है, माइकोलॉजी पूछा है, साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कोशिका विभाग कोशिकाओं का अध्ययन, ये किसके तहत किया जाता है, तो साइटोलॉजी के तहत किया जाता है। हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। ऑर्निकोलॉजी कैंसरों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निकोलॉजी, ऑर्निकोलॉजी, ऑर्निकोलॉजी कैंसर का अध्ययन, ये भी पूछा जाता है। मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी जीवों के बाह्य आकृति तथा बाह्य संरचना का अध्ययन, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो किसमें पढ़ाते हैं, मोर्फोलॉजी में। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किसमें पढ़ते हैं, मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन। और डेमोग्राफी में जनसंख्या, डोमोग्राफी, डेमोग्राफी डिविडेंड आप लोग पढ़े होंगे किसमें, और आपको हम करा भी रहे हैं क्या चीज आपको एकदम ही बेंच पर बैठे बैठे भूगोल, और उसमें आपको बताए हैं डेमोग्राफी जनसंख्या संबंध अध्ययन, न्यूरोलॉजी स्नायु तंत्र या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, ये भी पूछा हुआ है न्यूरोलॉजी। उसके बाद क्या है, ग्रेनेंटोलॉजी वृद्ध व्यक्ति का अध्ययन, पियाडियाट्रिक्स शिशुओं के स्वास्थ्य, और सेरोलॉजी, सेरोलॉजी रक्त ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरोलॉजी। उसके बाद कहता है फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। एर्निकोलॉजी मछली मकड़ियों का अध्ययन, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जुड़ जाइए। और अगर आप लेना चाहते हैं तो आइए रंजीत कुमार के भी ले सकते हैं। कहता है फ्लोरिकल्चर फलों का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां ऊपर वाले से ज्यादा नीचे वाले पूछा जाता है। फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर बागवानी साग सब्जी फल उत्पादन का अध्ययन, सिल्वेरिकल्चर वन लगाने का अध्ययन, और ओलरीकल्चर साग सब्जियों का अध्ययन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, और सेरिकल्चर रेशम कीट, सेरिकल्चर बहुत बार पूछा जाता है, शहतूत के पत्ते पर होता है। पीसीकल्चर मछली पालन का अध्ययन किसमें, पीसीकल्चर में। कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है, सबसे छोटी आकार की कोशिका क्या है, पिलरोन्यूमोनिया है, इसका आकार क्या है 0.1 नाइनोमीटर, ओके। जीरो, और माइक्रोप्लाज्मा क्या है 0.2। तो कहेगा सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा या प्यूरोन्यूमोनिया, न्यूमोनिया। तो जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा वो मारिएगा। देखिए या तो सबसे छोटा पढ़ा जाता है या सबसे बड़ा पढ़ा जाता है, वाला का क्या है कोई औकात नहीं, वाला का कोई औकात नहीं है, ठीक। कहता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। शुतुरमुर्ग के अंडे में आपको पता है पिग्मी जनजाति, कौन सी जनजाति, पिग्मी, ये आपको हम ज्योग्राफी में करा रहे हैं। पिग्मी जनजाति शुतुरमुर्ग के अंडे को कटोरा के रूप में इस्तेमाल करती है, कटोरा। कटोरा आप लोग कटोरा जानते होंगे, सब अपना बिहारी ऐसे है। और बाहर वाला तो सबसे अच्छी बात नीतीश कुमार की सरकार की इस बार की ये है कि शिक्षक भर्ती 2023 में बिहार के बाहर के किसी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, निषेध है। सिर्फ और सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी ही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये क्या है अच्छी बात, क्योंकि पूरा भारत हम लोगों को तिरस्कार करता है, तो अगर कभी बिहार में नौकरी का मौका आए तो सिर्फ बिहारियों को ही मिले, ओके। सबसे लंबी कोशिका मनुष्य की तंत्रिका तंत्र, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, और जो कि न्यूरॉन है। न्यूरॉन कोशिका 1 मीटर से भी अधिक लंबा होता है, कितना 1 मीटर से भी अधिक। कुछ जीवों के शरीर में केवल एक कोशिका पाई जाती है, ये जीव क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर। सबसे लंबी कौन है अपना लोग के शरीर में, तंत्रिका। लेकिन कहेगा बड़ी बड़ी मानव शरीर की कौन है, अंडाणु। बताए थे ना आपको, जितना आपका पीडीएफ में है उससे ज्यादा कराएंगे। और और सबसे छोटी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु, ओके। अंडाणु कहाँ होता है, फीमेल में, और शुक्राणु कहाँ होता है, मेल में। तो अंडाणु क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, आकार में। लंबाई में तो तंत्रिका तंत्र, लेकिन आकार में उभम, और आकार में सबसे छोटा स्पर्म। बताइए, है हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, लेकिन इसमें इतना पावर है कि हमारे जैसा एक नया उत्पन्न कर देता है। क्या, इंटरकोर्स करने पर शुक्राणु अगर जिस व्यक्ति के पास नहीं है उसका क्या होगा, उसका रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। प्रोटोजोआ और जीवाणु, अमीबा क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, आप लोग अमीबा के बारे में जरूर पढ़े होंगे। एक से अधिक कोशिका वाले जीव बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। एक व्यक्ति मनुष्य में
कोशिका की संख्या 6 गुना 10 पे पावर 15 होता है। 60 गुना 10 पे पावर 15, इसको 6 गुना 10 पे पावर 16 कह सकते हैं, 16 इतना होता है, ठीक ना। सबसे पहले 1665 में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कैसा खोज सेल खोजा था, तो मृत सेल। कैसा? मृत सेल खोजा था, ये भी किससे? क्वार्क से। आप लोग क्वार्क देखे हैं ना, बैडमिंटन वाला। सेल कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ होता है छोटा कमरा। उन्होंने एक छोटे से माइक्रोस्कोप से देखा और उनका नाम दिया सेल। सेल का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। 1974 में डच वैज्ञानिक ल्यूवेन हॉक ने, किसने? ल्यूवेन हॉक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोनों कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। और जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज की आपके ल्यूवेन हॉक ने। जीवित कोशिका को खोज किया ल्यूवेन हॉक, जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने पता लगाया कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। ओके, गोलाकार रचना होती है, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज ए ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस इज ए ब्रेन ऑफ सेल। कोशिका के भीतर के अर्धतल दानेदार पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव, और जीव द्रव में ही सभी कोशिकाएं तैरते। और जीव द्रव की खोज किसने की, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीव द्रव का खोज किया था पुरकिंजे। कौन किया था, पुरकिंजे। ओके, सजीवों का शरीर का रचना सूक्ष्म कोशिकाओं से हुआ है। इसका पता तब लगा जब स्लाइडन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। स्लाइडन और स्वान ने क्या किया, सेल थ्योरी दिया। और स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी में बताया कि प्रत्येक जीव, चाहे वो यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर, हर जीव, प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिकाओं से होती है। मतलब कोशिका इज ए सेल, सेल इज ए बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ या लाइफ। मतलब जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। किसने कहा, स्लाइडन एवं स्वान ने। तो कहेगा सेल थ्योरी किसने दिया, तो स्लाइडन एवं स्वान ने। ओके, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होकर भी जीवित रह सकती है, फिर भी कोशिका का मिलकर काम करते हैं। कोशिका की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया से होती है उसे केंद्रक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो आपका जो सेंट्रोसोम होता है जो कि कोशिका विभाजन का कार्य करता है, उसका संचालन कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। सेल थ्योरी के बाद जीव वैज्ञानिक विर्चो विर्चो ने पता लगाया कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होती है। मतलब सेल डिवीजन का सिद्धांत किसने दिया, विर्चो ने दिया। किसने, विर्चो। विर्चो महोदय को आप लोग याद रखिएगा। सेल थ्योरी, सेल डिवीजन कुछ, और सेल थ्योरी किसने दिया, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया। मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेन हॉक ने। और उसका जीव द्रव्य की खोज किसने की, पुरकिंजे ने। ये सभी फैक्ट आपको बार बार कराया जा रहा है ताकि आप क्या रख सके, याद रख सके, और एग्जाम में जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद कर कर आए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और निगेटिव मार्किंग से बचना है तो डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस जी का पीडीएफ से आपको डिटेल स्टडी करना ही पड़ेगा, वो भी सर्वेश सर के मजेदार कमेंट्री के साथ। कोशिका के वास्तविक आकार एवं संरचना का पता तब चला जब 1931 में ईस्वी में एम नॉल तथा ईरोस्का, इसने एम नॉल तथा ईरोस्का ने मिलकर इलेक्ट्रॉन, कहेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज। ये जो है 2017 में क्योंकि मैं तो एग्जाम देता ही रहता हूं, 2017 में सीजीएल में ये प्रश्न पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, तो नॉल एवं रोस्का ने। कोशिका में मुख्य 3 भाग होते हैं। 3 भाग क्या होता है, सबसे पहले होता है कोशिका के बाहर एक संरचना, जैसे ये मान ली कोशिका, इसके बाहर एक संरचना होती है। इस संरचना को आप क्या कहते हैं, इस संरचना को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्ध पारगम्य होती है। मतलब किस कौन अंदर जाएगा और कौन नहीं। डिज्नीलैंड के मेला के गेट की तरह, जिसके पास टिकट है वो अंदर जाएगा, जिसके पास टिकट नहीं है वो बाहर ही रुक जाएगा। वो काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका द्रव क्या करता है, कोशिका द्रव जो है कोशिका के अंदर पाया जाता है और कोशिका के सभी ऑर्गन को कहता है तुम क्या करो, स्वतंत्र रूप से मेरे अंदर क्या करो, विचरण करो, टहलो। अरे भैया एक जगह बैठा बैठा बोर न हो जाएगा, मौत का कुआं है, घूमते रहो। और न्यूक्लियस क्या रहता है, स्थायी रहता है कोशिका द्रव के अंदर। और ये क्या करता है, तो ये ब्रेन है, BRAIN, ब्रेन, दिमाग। कोशिका का दिमाग इज न्यूक्लियस। कहता सबसे पहले पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका का सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली कहलाता है। यह झिल्ली जीवित तथा अर्ध पारगम्य होता है। बता दिए, जीवित होता है, अर्ध पारगम्य होता है। कोशिका झिल्ली का निर्माण लिपिड था, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करता है। मतलब कोशिका का जो आकार है
और ये जो है कोशिका का आकार ये किसमें निर्भर बनाता है सेल मेम्ब्रेन, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इसमें जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में आकार का निर्धारण ये करता है क्योंकि पादप कोशिका में आप देखिएगा एक सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका झिल्ली बनाए रखता है। एक कोशिकीय जीव में यह झिल्ली सिलिया फ्लैजिला बनाने में मदद करता है। एक कोशिकीय जीव में क्या बनाता है, सिलिया। एक कोशिकीय जीव आप लोग पैरामीशियम देखे होंगे, इस तरह से होता है और ऐसे ऐसे उसके शरीर पर क्या होता है, ऐसे एकदम सिलिया बना होता है जिससे वो क्या करता है, गति करता है। प्लांट सेल पादप कोशिका के बाहरी भाग को कोशिका भित्ति सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल क्या होता है, कठोर होता है, कठोर। ओके, और यह पारगम परमेम्ब्रेबल होता है, परमेम्ब्रेबल अर्ध परमेम्ब्रेबल, परमेम्ब्रेबल इससे होके पदार्थें जाती है आती है। सिलेक्शन का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। सेल वॉल कोशिका तथा कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है तथा कोशिका को सूखने से बचाता है, क्योंकि अपना जो है पादप, पादप कहाँ रहता है, धूप में रहता है भैया, धूप में रहता है। तो धूप में रहेगा, तो धूप में रहते हो तो धूप में अगर रहोगे तो क्या होगा, अगर सेल वाल नहीं होगा, क्या होगा, सेल वाल नहीं होगा, सेल का दीवार नहीं होगा तो धूप ज्यादा लगेगा और कोशिकाएं क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। अब कहता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ओके, कहता है कोशिका भित्ति तथा केंद्रक भित्ति। देखिए एक चीज देखिए, ये है आपका कोशिका, ये है आपका केंद्रक, इसके अंदर भी दर्भ है और इसके अंदर भी क्या है, दर्भ भरा हुआ। अब इसके अंदर जो दर्भ है इसको कहते हैं केंद्रक दर्भ, क्या कहते हैं, केंद्रक दर्भ। इसके अंदर जो दर्भ है इसको कहते हैं क्या चीज, आपका कोशिका दर्भ, इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और जब दोनों को मिला देते हैं तब कहते हैं क्या चीज, इसको कहते हैं जीव दर्भ, क्या कहते हैं, जीव दर्भ। तो केंद्रक दर्भ प्लस कोशिका दर्भ तो मिलाकर क्या बनता है, जीव दर्भ। कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के बीच पाए जाने वाले गाढ़ा चिपचिपा तथा पारभासी पदार्थ क्या कहलाते हैं, साइटोप्लाज्म। कोशिका साइटोप्लाज्म जल, खनिज लवण, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। साइटोप्लाज्म में कई महत्वपूर्ण जीवित रचनाएं होती है जिसे क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल। पता है कुल कितने सेल ऑर्गेनल होते हैं, तो अब तो गिनती आ गया भैया, 8 होता है, तो हम लोग लिख लिया यहीं पर। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला है आपका ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके खोज किसने किया, तो इसके खोज करता है पोर्टर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या पाया जाता है, आपका वसा, और रफ में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। ओके, हो सकता है कि वीडियो में हो और अगर ना हो इसलिए हम पहले बता दिए। कहता है तथा क्लाउडे एवं कुलम फुलम ने किया, पार्टर तथा कैलमेन ने इसका नामांकन किया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नामांकन किसने किया, कैलमेन ने किया। ईआर इंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म में महीने महीन नली की भांति बनी जल की तरह होती है। देखिए आप लोग साइटोप्लाज्म का हम बोले थे ना कि भैया एकदम फिगर के साथ पढ़ाएंगे, कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। ओके, तो इसी को कहते हैं एंजियोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही कहते हैं चिकनी अंतःपरिधर्वी जलिका, और चिकनी के साथ साथ देख रहे हैं आपका यहाँ है खुरदरी अंतःपरिधर्विका, मतलब क्या है, चिकनी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और एक क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बायोलॉजी में थोड़ा सा इंग्लिश करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बायोलॉजी में क्या है, इंग्लिश शब्द की महत्व है। ओके, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये आपको दिख रहा है, और ये भी, तो ये क्या है, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। ओके, पता इंडोप्लाज्मिक आर ई आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर सतह पर छोटे छोटे कण होते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं, और राइबोसोम को ही क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री, इसे कहते हैं राइबोसोम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका दर्भ में विभिन्न पदार्थ मुख्य रूप से प्रोटीन का परिवहन करते हैं। एसईआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पासा तथा कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका दर्भ को यांत्रिक सहायता पहुंचाती है। यांत्रिक सहायता का मतलब क्या है कि इसको ऊर्जा देता है, और कोशिका का कंकाल तंत्र होता है। अब कहता है राइबोसोम, क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है, इसलिए राइबोसोम को सेल का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। जो हम आपको बताते हैं वो पहले इसमें आ जाता है। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम पादप कोशिका के में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था। किसने किया था, पादप कोशिका का में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहेगा प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, तो राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल राइबोसोम। हु इज इन्वेंटर, इन्वेंटर, देखिए एक होता है इन्वेंशन, एक होता है डिस्कवर। तो ये लोग इन्वेंट किए नहीं बल्कि डिस्कवर किए, सिर्फ खोजे, छिपा हुआ था निकाल लिए। रॉबिन्सन एवं ब्राउन तथा जंतु कोशिका में
जी प्लाडे। तो राइबोसोम की खोज किसने किया था? जंतु कोशिका में जी प्लाडे ने किया था। इसका नामांकन रॉबर्ट ने किया। अब कहता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज किसने कौन करता है? केमिनो गोल्जी। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गोल्जी। केमिनो गोल्जी की खोज, गोल्जी बॉडी की खोज इटली के जीव वैज्ञानिक केमिलो गोल्जी ने किया था। उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? एप्रोटस रखा था। कोशिका में परिवहन का काम। गोल्जी बॉडी इज व्हाट? तो गोल्जी बॉडी इज ए ट्रांसपोर्टेड मीडियम इन ए सेल। मतलब ये क्या है? सेल के अंदर एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के पास पहुंचाता है। ये क्या है? सेल का ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर, गाड़ी गाड़ी, ट्रक 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 ट्रक। कोशिका में परिवहन का कार्य मुख्य रूप से गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। गोल्जी बॉडी कोशिका का मुख्य स्त्रवन है। समझ गए? जैसे आप क्या करते हैं, लड़का जो प्यार में रहता है वो स्विगी बॉय भी बन जाता है गर्लफ्रेंड के लिए। सामान खरीद के क्या करता है? पहुंचा देता है हॉस्टल के गेट पे। पटना में सब देखने के लिए खूब मिलता है। 10 बजे रात में गेट के आगे खड़ा है, पन्नी में बांध के, रस्सी बांध के ऊपर खींच रहा है। क्या हुआ? गेट लग गया हॉस्टल का। वही है आप लोग गोल्जी बॉडी। आप लोग क्या है? गोल्जी बॉडी। रिलेट करिएगा तो याद रहेगा। अब है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है पता है? पुलिस। ये जो पुलिस है, हाँ, जैसे आप लोग जा रहे हैं गोल्जी बॉडी बन के और तभी पुलिस आ गया, बोला अरे तुम लोग इतना रात को क्या कर रहा है? तो ये लाइसोसोम हमारे कोशिका का पुलिस है। ये हमारे कोशिका के अंदर घूमते रहता है और जैसे देखता है कि कोशिका के अंदर क्या है, सारा काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, हमारा कोशिका बीमार हो गया और किसी और को बीमार करने की सोच रहा है, मतलब दिल के मरीज हो गया है, तो क्या करता है? इसको दाएं से मारिए देता है, निपटा देता है। इसलिए कहा जाता है लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पहले सुसाइड करवा दिए क्या? तो बताइए लाइसोसोम पर क्या अच्छा लगा? इसका खोज कौन किया था? डी डुबे। कौन किया था लाइसोसोम का खोज? डी डुबे। लाइसोसोम में कई प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं। इन एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम भी कहते हैं। ओके, और इसका कोशिका जब का इस एंजाइम में कोशिका के जीव द्रव्य को नष्ट करने की क्षमता होती है। कारण बस सेल मेम्ब्रेन मेटाबॉलिज्म में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो सेल लाइसोसोम फट जाता है और इससे एंजाइम अपनी ही भूमिका कोशिका को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण से कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली। आपको पता है कि हमारे शरीर में भी एक है आत्महत्या की थैली। शरीर में, कोशिका में तो, सब कोशिका में तो लाइसोसोम है ही, जिसको डी डुबे महोदय ने खोजा। लेकिन अगर आपके शरीर में कभी अपेंडिक्स फट गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। दर्द के मारे अपेंडिक्स फटा तो आप मर सकते हैं। ओके, अपेंडिक्स छोट बड़ी आंत के नीचे दाएं भाग में जुड़ा होता है 2 सेंटीमीटर का। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? रिचर्ड ऑल्टमैन। तथा उन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। क्या रखा था? बायोब्लास्ट। बाद में बेंडा। तो कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया? रिचर्ड ऑल्टमैन ने। और इसका नामांकन किसने किया? बेंडा ने। इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण एंजाइम होते हैं जिससे यहाँ पर भोजन का ऑक्सीकरण पूर्ण होता है। भोजन का ऑक्सीकरण पूर्ण होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा एटीपी में निकलती है। 36 एटीपी ऊर्जा निकलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का सेल ऑफ पावर हाउस, मतलब आपके घर का किचन, जैसे पेड़ पौधे का किचन क्या है? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। उसी तरह ह्यूमन बॉडी का जो किचन है, कोशिका का जो किचन है, वो क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके खोजकर्ता कौन है? रिचर्ड अल्टमान। और इसके नामांकन करता कौन है? नाम कौन रखा? देखिए, बायोलॉजी में ही ना समस्या है। अरे भैया वो रखा था बायोब्लास्ट, वही मान लेते। माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखना जरूरी था? मतलब एगो खोजेगा एगो नाम रखेगा, एगो खोजेगा एगो नाम रखेगा। लीजिए, और यही सब क्वेश्चन आ जाता है। हु डिस्कवर द माइटोकॉन्ड्रिया? रिचर्ड अल्टमैन। हु क्या है? मेक द नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? ब्रेंडा। नाम कौन रखा? ब्रेंडा। खोजा कौन? प्लास्टिड लवण। प्लास्टिक कोशिका में पाए जाने वाली सबसे बड़ी संरचना तथा यह केवल पादप कोशिका में होती है। प्लास्टिक मतलब होता है लवक, और इसी लवक की वजह से क्या होता है? कोशिकाओं का रंग होता है, रंग का निर्धारण होता है। ठीक ना? सेल में प्लास्टिक 3 तरह के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट और बर्नी लवक। इसके ये क्या है? सफेद कलर का यही घोतक है। सफेद कलर का ये घोतक है। कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ओके। बर्नी लवक रंग, रंगीन पेड़ पौधा, फूल। फूल का रंग किसके वजह से? फूल का रंग गुलाब, आपकी महबूबा को दी जाने वाली गुलाब का रंग किस पर निर्भर करता है? क्लोरोप्लास्ट पर। ओके, और कहता है आपका क्रोमोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। अगर ये ना हो तो जीवन ना हो, ये ना हो तो जीवन ना हो साथियों, क्योंकि शरीर पृथ्वी पर, वायु में और ब्रह्मांड में एक
यही है हरित लवक, जो कि क्या करता है, सन की एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, और उसको हम लोग खाकर क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं और आपको पढ़ाते हैं एचडी क्लास में जीव विज्ञान डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस के पीडीएफ से डिटेल डिस्कशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अभी तक आपने कर दिया होगा लाइक, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आप अपने प्यारे भाई सर्वेश से बहुत मोहब्बत करते हैं। हरित लवक सबसे महत्वपूर्ण संरचना है, इसी में क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है, जिस कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से जड़ों की कोशिका में पाया जाता है, यह भोजन संचय का कार्य करता है। क्रोमोप्लास्ट फूल और बीजों के विभिन्न रंग प्रदान करता है। फूल का रंग किसके वजह से, क्रोमोप्लास्ट के वजह से कहता है। वैक्यूल्स ताराकाय, वैक्यूल्स वैक्यूल्स जंतु कोशिका में छोटी होती है, ताराकाय जंतु कोशिका में छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी होती है। तथा जंतु कोशिका में वैक्यूल्स जल जल संतुलन बनाए रखता है तथा पौधे में कोशिका को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। ओके, तथा सेंट्रोसोम ताराकार, यह बेलन के समान आकृति की होती है। सेंट्रोसोम के भीतर की रचना को सेंट्रोल कहते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के समय कोशिका का क्या कहते हैं, तो सेंट्रोसोम, जिस कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा वहां क्या होगा, वहां कोशिका का विभाजन नहीं होगा, कोशिका का विभाजन नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि कहाँ कोशिका का विभाजन नहीं होगा साथियों, बिल्कुल आप लोग सही समझे हैं, मस्तिष्क में नहीं होता है। मस्तिष्क में नहीं होता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है आंत में, सबसे ज्यादा पाया जाता है लीवर में, लीवर 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 गुर्दा में सबसे ज्यादा। इसलिए लीवर में सेल्फ रिजेनरेशन का गुण होता है। मतलब साफ है, लीवर में अगर दाया साइड लीवर होता है, दो चाकू धसा भी दिए तो क्या हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपको ठीक हो जाइएगा। ओके, लेकिन अगर कपार फोड़ दिए, न्यूरॉन क्या हो गया, डेड हो गया, तो आप लोग ठीक नहीं हो पाइएगा, क्योंकि वहां क्या होता है, सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है। न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस साइटोसोम के बीच हमेशा नहीं पाई जाने वाली गोल संरचना को न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, न्यूक्लियस के चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है, जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, चलिए, न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका कहते हैं, साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म को सम्मिलित रूप को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ऊपर ही बता दिए थे आपको, ये आपका क्या है, कोशिका, इसके अंदर यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म, दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म। क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म का खोज खोज कौन किया था, जीवधर्म का खोज कौन किया था, तो पुरकिंजे, पुरकिंजे महोदय ने किया था, आपको बता। देखिए, सबका ईस्वी भी है, लेकिन डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस ने क्या किया है, ईस्वी से आपको बचा लिया है। ईस्वी नहीं दिए हैं वो सर ने, और ईस्वी देना जरूरी भी नहीं है। तो प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से बनता है। डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, जबकि डीएनए के क्रियात्मक इकाई को जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन। कोशिका में होने वाले संपूर्ण गतिविधियों पर नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है। न्यूक्लियस को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क। न्यूक्लियस के भीतर भी एक गोल रचना होती है, जिसे न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियस के भीतर भी एक गोल रचना होती है, जिसे न्यूक्लियन कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, प्रोटीन फैक्ट्री, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। कोई लड़का होगा या कोई लड़की, किसका डीएनए मैच करता है, किसका नहीं, कौन आपका लड़का है, कौन आपके पड़ोसी का, ठीक है ना, ये सब कौन बताता है, क्रोमोसोम डीएनए टेस्ट। क्रोमैटिन जलिका गुणसूत्र में बदल जाता है। गुणसूत्र बेलनाकार छल के समान होता है, जिसके मुख्य 3 भाग हैं, पेनिसिलिया, मैट्रिक्स और क्रोमैटिक्स, क्रोमैटिड्स। ओके, कहता है आपका, आगे देखिए, ये क्या है, गुणसूत्र की रचना है। क्या है, क्रोमोसोम की रचना। यहाँ पर सबसे ऊपर होता है टेलीमियर, इससे फिर दूसरा आकर जुड़ जाता है। ये है आपका क्रोमोमियर। क्रोमोमियर क्या होता है, इसके अंदर तंतुनुमा संरचना होती है, तंतुनुमा संरचना, और इस पर ये छोटा छोटा चीज पाया जाता है, जिसको क्रोमीनिमा। ये क्या है, अपना प्राथमिक संक्रमण संकीर्णन है, यहाँ से ये क्या होता है, टूटता है। ये क्या है, गुणसूत्र भुजा है। ओके, यहाँ पर आपका द्वितीयक संकीर्णन है, और यहाँ पर सेटेलाइट है, और ये क्या है, पेलिकस, और ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी पाया जाता है, और गुणसूत्र बिंदु, ये क्या है, गुणसूत्र बिंदु भी है। कहता है अब ये से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो गुणसूत्र की जो है डबल हेलिक्स का मॉडल है। क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल है। कैसा है, तो डबल हेलिक्स का मॉडल है, या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डबल हेलिक्स का मॉडल क्या है, गुणसूत्र है। ओके,
तो डबल हेलिक्स का मॉडल गुणसूत्र का कौन दिया, आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्रोमोसोम की संख्या सभी जीवों में निश्चित रहती है तथा क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में रहता है, ठीक ना। और इसी को आगे पीछे होने से बहुत सारा सिंड्रोम भी हो जाता है। जैसे मनुष्य में कितना क्रोमोसोम होता है, 46, मक्का में 20, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, कुत्ता में 78, चलो 200 में 8, टमाटर में 24, कबूतर में 80, मेढक में 26, बिल्ली में 38 और मानव में 46, ह्यूमन में 46। केंद्रक के आकार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रो मतलब होता है फर्स्ट, प्रो मतलब फर्स्ट, कोरियाटिक मतलब जीव, मतलब जो पहले आया और पहले जीवन का निर्माण किया उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ओके, वाह भैया, वाह वाह। और दूसरा आपका क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका, वैसी कोशिकाएं जो क्या करती है, जिसमें केंद्रक विकसित होता है और जिसमें 80s टाइप का क्या पाया जाता है, 80s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है और इसमें 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये पूर्व विकसित होती है, ये अल्प विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राचीन कोशिका है जो जीवन तथा अपने साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका। आपके शरीर में, हमारे शरीर में कौन कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका 70s राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80s का राइबोसोम। तथा कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, क्या है, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्या है, एमाइटोसिस, एमाइटोसिस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, असूत्री। असूत्री में क्या होता है, जैसे ये देखिए, ये दोनों क्या है, मिला, क्रॉस हुआ, बीच में गया, बीच से बट गया, दो बराबर भागों में बट गया, ये क्या हुआ, पेरेंट सेल हो गया, और ये क्या हो गया, डाउटर सेल हो गया। क्या होगा, पेरेंट सेल और डाउटर सेल हो गया, मैट्रिक्स। उसके बाद क्या है, समसूत्री विभाजन। इस कोशिका का विभाजन का खोज किसने किया था, वाल्थर फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था, वाल्थर फ्लेमिंग ने। इस प्रकार का कोशिका विभाजन सोमेटिकल दैहिक शरीर कोशिका में होता है। इस कोशिका विभाजन में एक कोशिका से दो संतति कोशिका बनती है। दोनों ही संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनन कोशिका के गुणसूत्र के लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जस्ट लाइक दिस आउटर सेल। ओके, उसके बाद है मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। इस कोशिका विभाजन की खोज जर्मन जीव वैज्ञानिक विजमेन ने किया था। किसने, विजमेन ने किया था। यह कोशिका विभाजन जनन कोशिका सेक्स सेल में पाया जाता है। इस कोशिका विभाजन में एक जनन कोशिका में 4 संतति कोशिकाएं, 4 डॉटर सेल बनता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका से क्या होती है, आधी। ये जनन कोशिका के आधार पर। समसूत्री मतलब क्या होता है, समान। क्रोमोसोम की संख्या क्या है, समान, तो इसे समसूत्री। आधा है तो इसे अर्धसूत्री। और क्या है आपका, असूत्री, जिसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ है ही नहीं, तो उसे असूत्री कहते। उत्तक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, मतलब को समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। तो शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका, और कोशिकाओं का समूह क्या है, उत्तक। समान आकार के कोशिकाओं का समूह जो आपस में मिलकर एक समान कार्य करते हैं, उत्तक कहलाते हैं। उत्तक कोशिकाओं का समूह है। एक उत्तक की सभी कोशिका आकार, कार्य और उत्पत्ति में क्या होते हैं, समान होते हैं। पौधे के उत्तक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है विभोजीय उत्तक, मेरोटियोमैटिक्स टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक है परमानेंट टिश्यू, अस्थायी उत्तक। विभोज उत्तक क्या करता है, विभोज उत्तक जो है अपने आप को हमेशा विभाजित करते रहता है और बढ़ते रहता है। पेड़ पौधे में ज्यादा पाया जाता है यह ऐसा विभोज उत्तक। ओके, यह उत्तक ऐसी कोशिका बनी होती है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। उत्तक की कोशिका गोल, अंडाकार या बहुभुजी होता है। स्थिति के आधार पर विभोजी उत्तक को उत्तक के 3 भागों में बांटा गया है। एपिकल, मिरोटिस, शीर्षार्थ विभोजी उत्तक। यह उत्तक तने के अग्रभाग में रहता है। इस उत्तक में विभाजन के फलस्वरूप ही पौधा लंबाई में बढ़ता है। पौधे की लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि, प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है। लिटरल में मेरिटिस्म, पार्श्व विभाज उत्तक। ये उत्तक तने और जड़ों के किनारे में होते हैं। इन उत्तक विभाजन के फलस्वरूप पौधे का मोटाई बढ़ता है। किसके, लिटरल लिटरल लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, मतलब पार्श्व विभोज उत्तक, पार्श्व विभोज उत्तक। ओके, पौधे का मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। पार्श्व विभोज उत्तक उत्तक को कैम्ब्रियम, कैम्ब्रियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैम्ब्रियम भी कहते हैं। ओके, कैसा लग रहा है साथियों, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ तो मजा आ रहा होगा, कुछ तो मजा आ रहा होगा। यूं बरसात का मौसम है,
अब इतना अच्छा बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कुछ तो मजा आ रहा होगा, और मजा आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। और अभी तो शुरू किए हैं साथियों, अब अगले वीडियो में या फिर जंतु तक के बारे में जब पढ़ाएंगे आपको, और उसके बाद जब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, सूक्ष्म जीव पढ़ाएंगे, तब ना आपको आएगा मजा। अभी तो स्टार्ट किए हैं, क्या करें, 4-5 घंटा का वीडियो कर दें। ओके, कहता है इंटरक्लरी मेट्रो अंत वैसी विभोज उत्तक, ये शीर्षात विभोज उत्तक के ही भाग हैं जो वृद्धि होने के कारण अग्रभाग से हट जाते हैं। यह उत्तक प्राय पत्तियों के आधार पर तने के पर्व पर तथा पर्व संधि के पास पाए जाते हैं। यह उत्तक शीघ्र ही अस्थायी उत्तक में बदल जाता है। परमानेंट टिश्यू, अस्थायी उत्तक, विभोज उत्तक उत्तक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर अस्थायी उत्तक बनाता है। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, साधारण अस्थायी उत्तक सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जटिल अस्थायी उत्तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जस्ट लाइक ए जाइलम एंड फ्लोएम इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कहता है क्रिया में पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा उत्तक जीवित कोशिका का बना होता है। इस उत्तक की कोशिका प्राय गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी होती है। पेरेनकाइमा मृदु उत्तक, इन उत्तक के कोशिका के बीच खाली स्थान इंटरसेलुलर स्पेस होता है। क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस होता है। किसके मृदु उत्तक पेरेनकाइमा के अंदर। इस उत्तक का प्रधान कार्य भोज पदार्थ को जमा करके रखना है। तो भोज पदार्थ को जमा कौन करता है? पेरेनकाइमा करता है, ठीक ना। पेड़ पौधे में पेरेनकाइमा कहीं भी पाया जा सकता है, जड़ में भी, गाजर, मूली, जड़ में, तना में भी, आलू, प्याज, या फिर पत्ती में भी, या फिर फूल में भी, या फिर फल में भी। तो मृदु उत्तक कहीं भी। जलीय पौधे का पेरेनकाइमा उत्तक वायु उत्तक में बदल जाता है, जिससे जलीय उत्तक में क्या होता है, इस तरह से गुब्बारा रूपी बन जाता है, और उसके बाद यहाँ से क्या होता है, पौधा तैरते रहता है। उसके बाद कहता है कोलन कायमा, स्थूल कोन उत्तक, कोलन कायमा, यह उत्तक भी जीवित कोशिका का बना होता है, लेकिन कोशिकाओं के बीच खाली स्थान बहुत कम होता है। यह उत्तक केवल कमजोर पौधे में ही पाया जाता है, तथा यह कोलन कायमा किसमें पाया जाता है? तो लता वाले पौधे में, लता, बेल पत्र में कोलन कायमा, ठीक ना। अब कहता है डिड उत्तक, स्केलन कायमा, यह उत्तक मृत कोशिका के बने होते हैं। इस उत्तक की कोशिका लंबी, संकरी तथा मोटी कोशिका भित्ति वाली होती है, और बड़े बड़े पौधे में, तने में यही उत्तक पाया जाता है। कौन सा? स्केलेरन कायमा। इस उत्तक के कोशिका के बीच कोई खाली जगह नहीं होता। इस उत्तक के कोशिकाओं में लिग्निन लिग्निन नामक रसायन, तो कहता है लिग्निन नामक रसायन कहाँ पाया जाता है? स्केलेरन कायमा में रसायन पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार आ चुके हैं कि लिग्निन नामक जो रसायन है वो कहाँ पाया जाता है? स्केलेरन कायमा। यह रसायन कोशिका के काफी मजबूत बना देता है। यह उत्तक बीज तथा फलों के ऊपर मजबूत आवरण बनाते हैं। पौधे से प्राप्त जूट, सनई, पटवा दृढ़ उत्तक है। ये सभी क्या है? दृढ़ उत्तक है। यह उत्तक पौधे की आंतरिक सहायता पहुंचाते तथा पौधे के आंतरिक भाग में, सीधा समझ लीजिए कि यह क्या है? तने का उत्तक है, पौधे को मजबूती देता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जटिल उत्तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जटिल उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है साथियों? तो जल, जाइलम मतलब होता है जड़, तो जड़ से लेकर जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाना। और फ्लोएम मतलब होता है फल और भोजन। फल मतलब क्या है? भोजन। आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा, आप क्या होइएगा? सिलेक्ट होइएगा। ओके, तो जाइलम उत्तक 4 प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। जाइलम उत्तक पूरे पौधे में पाया जाता है, जिसका सर पर प्रमुख काम जल का संवहन करना है। इसके अलावा जाइलम पौधे को यांत्रिक सहायता भी देता है। अब कहता है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम को जाइलम और फ्लोएम ही याद रखते हैं। वैसे तो इसका हिंदी होता है पोषबा। क्या हिंदी होता है? पोषबा। लेकिन पोषबा याद कीजिएगा तो आप लोग क्या करते रह जाइएगा? पोषते रह जाइएगा, वाह करते रह जाइएगा, वाह 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 वाह, राम जी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं पोषबा। ओके, और हाँ, घबराइए नहीं, पंजाब और राजस्थान रॉयल्स का मैच चल रहा है, लेकिन मैच देखने वालों का शिक्षक बनने का सपना क्या रह सकता है? सपना ही रह सकता है। बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बिहार है भैया, यहाँ साम दाम दंड भेद सब लगा के आदमी क्या होता है? हिल जाता है। तो उसको उसको क्या करना है? काट के निकालना है, काट के निकलना है। तो थोड़ा आर आर और क्या है? पंजाब। सीधा जिस दिन चेन्नई का मैच होगा, 90% बिहारी तो चेन्नई का न फैन है, तो जब चेन्नई का होगा तो देख लीजिएगा। लेकिन अभी पढ़ लीजिए क्या। जाइलम की तरह फ्लोएम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये 4 कोशिकाएं चलनी नलिकाएं, ट्यूब्स, सहकोशिका, कैंपेन सेल्स, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम मृदु उत्तक, फ्लोरेन कायमा। फ्लोएम उत्तक जाइलम के साथ साथ पेड़ पौधे के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य है पत्तियों द्वारा तैयार भोजन। सीधा आप ऐसे रखिए, ये मान लीजिए आपका जड़ है, तना है,
ये क्या है आपका जड़ है, तो यहाँ से आपका ऐसे करके क्या है जा रहा है जाइलम, और जाइलम यहाँ से गया और ऐसे मान लीजिए क्या है पेड़ है, इसमें पूरा सब जगह क्या हुआ फैल गया। ठीक, और यहाँ से फिर कलर चेंज करके आपका फ्लोएम लाते हैं, देखिए यहाँ से फिर आपका फ्लोएम आया ऐसे करके, और क्या हुआ सब जगह फैल गया। इस तरह से पूरा पेड़ में फैला रहता है क्या चीज, जाइलम एंड फ्लोएम। आप इसका फिगर भी देख सकते हैं, इस तरह से जाइलम फ्लोएम नीचे की ओर आता है और जाइलम कहाँ जाता है, जाइलम ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक ना। अब कहता है पौधे का रक्षी ऊतक, प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट। रक्षी ऊतक के अंतर्गत बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तथा क्वर्क आते हैं। इसी क्वर्क में सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1664 में क्या किया था, आपका मृत कोशिका का खोज किया था। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कहता है जिसका बाह्य त्वचा जितना काला जंतु में, मतलब हम लोग का, आदमी का, जैसे हम लोग काले हैं, काला आदमी को तनी गर्मी कम लगता है, मेनामील खूब रहता है, करिया भक भक, और गोरा आदमी को गर्मियों ज्यादा ठंडो ज्यादा लगता है। ओके, तो गोरा व्यक्ति जो भी होंगे कमेंट करेंगे कि ऐसी सही सही बात है कि गलत बात है। एपिडर्मिस की कोशिका पौधे के सभी भाग, जड़, तना, पत्ती की रक्षा करता है। यह ऊतक पौधे को जल हानि, परजीवी, कवक के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है। पर्वतस्थलीय पौधे के एपिडर्मिस क्यूटिन नामक जल अवरोधक रसायन पदार्थ बनाता है जो पौधे में जल हानि को रोकता है। कौन सा, बाह्य त्वचा। अब कहता है क्वार्क। समय के साथ समय के साथ जब जड़ तथा तना पुराने होते जाते हैं तब तने के एपिडर्मिस का स्थान पर क्वार्क कैम्बियम आ जाता है। यहाँ क्वार्क कैम्बियम पार्श्व विभोजूतक की कोशिका विभाजित होकर क्वार्क छाल का निर्माण करता है। क्वार्क में सुबेरीन नामक रसायन रहता है जिसके कारण क्वार्क से होकर जल एवं गैस नहीं जा सकता है। कहता है वार्षिक वलय एलियम लिंग, किसी भी पेड़ पौधे की आयु का पता, कोई भी पेड़ पौधा कितना वर्ष पुराना है, मतलब क्या कहते हैं, जैसे रिश्तों का पता के अंदर रिश्तों की गहराई अंडरस्टैंडिंग से पता चलता है, उसी तरह कहता है कोई पौधा इतना पुराना है, कौन आपका क्या है, कौन आपका लाखों साल से है। इसकी जानकारी किससे मिलती है, वार्षिक वलय से। वार्षिक वलय पौधे के एक वर्ष की वृद्धि को दर्शाता है। पौधे में जितने वार्षिक वलय होते हैं पौधा की आयु उतनी ही मानी जाती है। ओके, मतलब जितना बेचारा चक्कर काटा है उतना आयु। ऐसा क्षेत्र जहां सालों भर मौसम के समान होता है वहां के पौधे में वार्षिक वलय नहीं बनते। समुद्र के आसपास उगने वाले पौधों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि समुद्र के आसपास सालों भर मौसम क्या रहता है, समान रहता है। जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। दिस इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व्स टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व्स टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व्स टिश्यू। कितने टाइप के होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, और रक्त कैसा ऊतक है, रक्त अपना क्या है, रक्त, रक्त ब्लड, खून का रिश्ता, ये सबसे बड़ा रिश्ता है संयोजी ऊतक। पेशी ऊतक, हाथ पांव में पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक। आपके अंदर जो सूचनाओं का संचार हो रहा है तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही हो रहा है। जंतु में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य अंगों की सुरक्षा प्रदान करना है। यह शरीर के विभिन्न अंगों के पदार्थ के विसरण स्त्रवण का अवशोषण करता है। साल के एपिथेलियमी त्वचा के बाहरी परत पर निर्माण इसी ऊतक से होता है। इसके अलावा यह ऊतक रक्त वाहिनियों तथा अंग के भीतर के स्तर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। स्तंभकार एपिथेलियम, कोलमर एपिथेलियम। ओके, इसका काम क्या है, यह ऊतक ऐसे अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं जहां अवशोषण या स्त्रवण का काम होता है, जैसे आंत में, अमाशय में, पिताशय जिसमें क्या होता है, पित्त जमा होता है, बायल जूस जमा होता है, उसको क्या कहते हैं, पिताशय। कहता है घनाकार एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम इस ऊतक के कोशिका का आकार घन के आकार का होता है। यह ऊतक के द्वारा शरीर में ग्रंथि ग्लैंड का निर्माण होता है। तो कोई भी ग्लैंड, जैसे आपका पीलियल ग्लैंड है, जैसे आपका क्या है थैलमस ग्लैंड है, ये सब का निर्माण कौन सा ऊतक करता है, घनाकार क्यूबाइडल एपिथेलियम करता है। प्रमुख ग्रंथि श्वेत ग्रंथि। ओके, आप लोग के अंदर है श्वेत ग्रंथि की नहीं है, और जानते हैं जिसके अंदर ये श्वेत ग्रंथि नहीं है वो क्या है, भैंस है, शुगर है। क्यों, क्योंकि भैंस और शुगर के चर्बी पे ही श्वेत ग्रंथि नहीं होता है, जिस वजह से भैंस को शुगर को खूब गर्मी लगता है, जाएगा कीचड़ में लौट जाएगा।
क्योंकि उसके शरीर से बाष्पीकरण हो ही नहीं रहा है। जब बाष्पीकरण हो ही नहीं रहा है तो क्या करेगा? कैसे अपने आप को ठंडा रखेगा? कीचड़ में लौट जाएगा। आप लोग के पास होगा, पसीना चल रहा है। यह ग्रंथि स्तनधारी त्वचा के ऊपरी परत पर पाए जाते हैं। इनके द्वारा पसीने का स्राव होता है। लैक्रिमायल ग्रंथि, इसी को कहते हैं आंसू ग्रंथि। कहता है रोइना, जब आदमी रोता है कौन सा ग्रंथि एक्टिव होता है? लैक्रिमायल। एक बार विकास दिव्य कीर्ति सर जो है वो बता रहे थे, जब तुम रिश्ता देखने जाओ, किसी लड़की को बता रहे थे, तो लड़का से ये मत पूछो कि कितना कमाते हैं, ये पूछो कि वो पिछली बार कब रोया है। क्योंकि एक संवेदनशील लड़का ही एक संवेदनशील जीवन साथी बन सकता है क्या? ऐसा बात है क्या? आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए, ऐसा बात है तो हमको भी बताइए। हाँ, ऐसा ही बात है। ऐसी कोई बात है तो बताइए। मर्द को दर्द नहीं होता तब फिर रोएगा का? रोएगा बेरोजगारी के आलम जब सताएगा, घर से दूर जब जाएगा, माँ के बने हाथ रोटी का याद जब आएगा। यह ग्रंथि आंख में पाई जाती है, जिससे आंसू का स्त्राव होता है। आंसू में लाइसोजाइम नामक विशेष एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे प्रभाव से आंखों में आने वाली हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। जब आप बैग उठाकर घर से दूर कहीं पढ़ने जाते होंगे, जब आप गांव से पटना आते होंगे, चाहे आप कितना ही साल से क्यों अपना पटना में रह रहे हो, एक बार आपको अपनी माँ का याद, घर का याद आता होगा और आंख में लैक्रिमाइल ग्रंथि के द्वारा कुछ आंसू आ ही जाते होंगे। अगर ऐसा आप लोगों के साथ होता है तो क्या करना है? कमेंट करके बताना है सही बात है, सत्य सत्य वतन, सत्य वतन कमेंट करना है। सेरुमीनस ग्रंथि, यह स्तनधारी वर्ग के जीव में पाया जाता है। इस ग्रंथि में मोम के समान पदार्थ का स्रावन होता है। सीबम ग्रंथि, यह ग्रंथि त्वचा के डर्मिस भीतरी परत में पाई जाती है। यह ग्रंथि एक प्रकार का तेलीय पदार्थ स्रावित करती है, जिसे सीबम कहते हैं, जो त्वचा में बाल को चिकना और जलरोधी बनाए रखता है, जिससे क्या होता है? आपका त्वचा ठंडी के दिन में कम फटता है। और यही जो है शिवम ग्रंथि आपके पैर के एड़ी में, हाथ के हथेली में नहीं होता है, ओठ में भी शिवम ग्रंथि का अभाव। ओके, कहता है पक्षमा भी उपकला, इस उत्तक की कोशिका लंबी होती है, इसे सीलिया पाए जाते हैं। यह उत्तक ट्रेकिया के भीतर सतह में अंडवाहिनी और ओविडक्ट के गर्भाशय में पाया जाता है। कौन? पाक्षमयी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कहता है बार बार पूछा, फिर भी तुम्ही से पूछेंगे। और हाँ साथियों, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी आपका जो है बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। अगर विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक क्वेश्चन कहीं से दिया जाता है तो वो बायोलॉजी है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर आपका क्या है? दूसरे नंबर पर है फिजिक्स। तीसरे नंबर पर आपका क्या है? हाँ साथियों, तीसरे नंबर पर है केमिस्ट्री। संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों तथा उत्तकों को जोड़ने का काम करते संयोजी उत्तक है। अब काशी उत्तक, एरोकुलर टिश्यू, यह उत्तक रक्त वाहिनियों, ब्लड वेसल तथा तंत्रिका नर्व सेल के चारों तरफ घेरे रहता है। एलियोर उत्तक उत्तक त्वचा एवं मांसपेशियों या दो मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। तो दो मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? वसा संयोजी उत्तक। यह उत्तक वसा को संचित करके रखता है। यह शरीर में क्या करता है? ताप का निर्माण करता है। यह शरीर में क्या करता है? ताप बनाए रखने में मदद करता है। कौन सा? बासा संयोजी ऊतक। इसलिए कहता है, जब आप ध्रुवीय क्षेत्र के भालू के बारे में पढ़े होंगे, हमारे भावी शिक्षक, फ्यूचर टीचर, सभी महिला साथी, सभी पुरुष साथी, जो भी शिक्षक बनने की रेस में है, जो भी बीएड डीएलएड स्टेट सीटेट क्वालिफाई है, और जो भी क्या है 1 अगस्त 2023 तक क्वालिफाई होने वाले हैं, और जिनका भी 40 साल के अंदर है, क्या तो आप लोग पढ़े होंगे ध्रुवीय भालू के बारे में। तो ध्रुवीय भालू क्या करता है? गर्मी के मौसम में दबा के खाता है, पूरा एकदम बसा तक को जमा कर लेता है और ठंड में सो जाता है 6 महीने के लिए, आराम से निकलता है। ठीक ना? कहता है कंड्रा, टेंडोन। टेंडोन क्या है? यह संयोजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह संयोजी तक मांसपेशियों का स्थित एम प्लस क्या है? मसल्स प्लस बोन को कौन जोड़ता है? टी। एमबीटी याद रखना, एमबीटी प्रकाशन, एमबीटी। एमबीटी मांस और बोन को कौन जोड़ता है? एमबीटी टेंडोन। मांस और बोन को, एमबी को कौन जोड़ता है? टेंडोन। मांसपेशियों को दूसरी मांसपेशियों को अस्थि से या दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। यह उत्तक अत्यधिक मजबूत या आंशिक लचीले होते हैं। स्नायु, लिगामेंट। तो बीबीएल, बोन को बोन से कौन जोड़ता है? तो बीबीएल। बीबी को चाहिए क्या? गड़बड़ बात आप लोग समझ लेते हैं।
बीबी को चाहिए लहंगा, हम एल का मतलब लहंगा बता रहे हैं आप, गलत बात है। बीबीएल, तो बीबी को कौन जोड़ता है, बोन प्लस बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है ना। बीबी को चाहिए लहंगा, कहाँ का लहंगा, बनारस का, कहाँ का घाघरा लहंगा, कहाँ का। यह उत्तक हड्डियों को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, यह उत्तक अत्यधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं, अत्यधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं। उपास्थि उत्तक कार्टिलेज, उपास्थि अस्थियों को जोड़कर चिकना बनाता है, यह उत्तक वाह कर्ण नाक श्वास नली ट्रेकिया स्टार्नम जैसे अंगों में पाए जाते हैं। उपास्थि, उपास्थि उत्तक कार्टिलेज। अब देखिए, अभी कभी आप लोग मुर्गा का टंगड़ी खाए हैं, चिकन लेग पीस, जब चिकन लेग पीस खाते होंगे तो जहां चिकन का लेग जुड़ा रहता है वहां पर ही रहता है कार्टिलेज, सॉफ्ट हड्डी होता है, इसको आप लोग क्या करते हैं, चबा जाते हैं। इसमें खूब क्या होता है, कैल्शियम होता है। ओके, कटास्थी बोन, यह काफी मजबूत संयोजी उत्तक है क्योंकि उस उत्तक में मैट्रिक्स कैल्शियम तथा फास्फोरस लवण के बने होते हैं। अस्थि में मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन तथा अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन। और अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। आपको पीछे बता दिया, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना। ऑस्टियोलॉजी क्योंकि उसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। लंबी तथा मोटी अस्थि के बीच एक गुहा होता है जिसे मज्जू गुहा मेरू कैविटी कहते हैं, और इसी मज्जी गुहा में क्या बनता है, मज्जा गुहा में एपिडोज उत्तक बासा उत्तक भरा रहता है। उस मज्जू गुहा में अस्थि मज्जा बोन मेरो होता है जहां क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। रक्त मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड कार्पल, रेड ब्लड कार्पल कहता है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी लाल रक्त तथा पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है। ओके, हाँ तो बताइए कि क्या आपने अभी तक कुछ सीखा, क्या आपको हल्का फल्का भी, हल्का फल्का, ज्यादा तो मजा आएगा नहीं क्योंकि आप क्या है। और देखिए, मजा कहाँ आता है, ऑनलाइन क्लास में मजा नहीं, वही बच्चे पढ़े जिनको क्या है, शिक्षक बनना है। रक्त तल संयोजी उत्तक है क्योंकि इस उत्तक में मैट्रिक्स ठोस न होकर तरल रूप में रहते हैं। रक्त का 50% भाग प्लाज्मा का बना होता है, शेष 45% भाग रुधिर कोशिका का होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल से बना होता है, शेष 7% प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। तो रक्त जो है, ब्लड, ब्लड में क्या होता है आपका, रक्त में, रक्त में आपका क्या होता है, देखिए, आर बी सी, डब्ल्यू बी सी, उसके बाद क्या है आपका प्लेटिलेट्स, और प्लेटिलेट्स, और उसके बाद क्या होता है प्लाज्मा। चार चीजों से रक्त बना होता है, ठीक ना। तो कहता है रक्त में 50% भाग प्लाज्मा का बना होता है, मतलब 50% क्या है प्लाज्मा। अगर रक्त है, ये रक्त है, ब्लड है, इसमें अगर आप क्या कहिए 50% में क्या है प्लाज्मा, 50% क्या है प्लाज्मा, और प्लाज्मा, और प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा 50%। और इस 50% के प्लाज्मा में क्या है आपका 90% वाटर, वाटर, और बाकी का क्या है आपका 7% प्रोटीन है, और बाकी क्या है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। ओके, और इधर जो बाकी का बचा 50%, इसमें आपका सब है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, तीन तत्व, ठीक ना। पता है रक्त में तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, कौन सा, लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स। आइए पढ़ते हैं। लिम्फ, लसिका रक्त के सम्मान की तरह संयोजी उत्तक है। लसिका में केवल श्वेत रक्त कण होता है, क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। इसमें लाल रक्त कण या प्लेटिलेट्स का अभाव होता है। लसिका की कोशिका एंटीबॉडी बनाते, क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी। जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों में संक्रमण को रोकता है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ टिश्यू पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग रक्त को डिटेल में पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र में। यह उत्तक का मुख्य काम जीवों के, आप लोग याद रखिएगा कि रक्त क्या है, संयोजी उत्तक है। रक्त में क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स पाया जाता है। प्लाज्मा कुल रक्त का कितना प्रतिशत होता है, 50% होता है, ठीक ना। कहता है मस्कुलर टिश्यू, पेशी उत्तक, यह उत्तक मुख्य काम जीवों को प्रचलन में मदद करना है। ओके, पेशी उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, अनैच्छिक या अनैच्छिक पेशी। इस पेशी में होने वाले संकुचन एवं प्रसार जंतु के इच्छा का अधीन नहीं होता, यही कारण है कि इस पेशी को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस में, वृषण में, टिस्टिस में, कहा टिस्टिस, बिना टिस्टिस के आप क्या है, सीताराम सीताराम, मूत्र वाहिनी तथा मूत्राशय में रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी, स्ट्रिपल मसल्स, यह पेशी जीव के कंकाल से जुड़ी होती है, हड्डियों से जुड़ी होती है। इसमें प्रसार तथा संकुचन जीव के इच्छा के अनुरूप होता है। ओके, और यह पेशी
शरीर के बाहु, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है एवं इस पेशी का कुल भार शरीर के कुल भार का कितना होता है? 50% होता है। हृदय पेशी, कार्डियक मसल, कहता है मानव शरीर का कार्डियक मसल कभी नहीं रुकता है, और अगर कभी कार्डियक मसल रुक जाए आप भी रुक जाइएगा। कहते हैं माँ के पेट में सबसे बनने वाला जो पदार्थ है वो भी आपका प्यारा दिल है, और मरने के बाद सबसे लास्ट में जो रुकने वाला पदार्थ है, जो आपका अंग है, वो भी दिल है। और इस दिल को आप किसी को भी दे देते, कहता है दिल दे दिए, दिल लगा क्या है? हाँ, दिल लगा बैठे, दिल लगा लेते हैं। उसे तो दिल का काम क्या है? सिर्फ रक्त को पंप करना है। लेकिन फिर भी पता नहीं कॉन्सेप्ट कौन डेवलप किया, दिल लिया दिल दिया, समझ में नहीं आता भैया। कौन पहला ऐसा व्यक्ति था जो इस कार्डिक मसल को, दिल को लेने देने का काम स्टार्ट कर दिया? प्यार, मोहब्बत, घृणा, हिंसा, द्वेष, मोहब्बत, अट्रैक्शन, ये सब आपका कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। लेकिन अब दिल कहां से आ गया, आई डोंट नो, बट ठीक है, ओके। अपना अर्थ अभी तक किसी को नहीं दिए हैं। यह पेशी स्वभाव से अनैच्छिक होती है तथा जीवन भर इसमें प्रसार तथा संकुचन होता है तथा नर्व्स नर्व्स टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, जीवों का मस्तिष्क, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड तथा सभी तंत्रिकाएं, नर्व सभी इसी ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक में कोशिकाएं, हाँ, ये नहीं बताया पेशी है, कार्डियक पेशी होती है, हृदय पेशी की रचना करता है। यह पेशी स्वभाव से अनैच्छिक होता है। अनैच्छिक पेशी का मतलब क्या है? वैसा पेशी जिसपे मानव, अगर हम लोग का बस चलता था, हम दिल को कहते रुक जाओ और मर जाते। सुसाइड करने के लिए जहर खाने का क्या जरूरत था? रेल ट्रेन से कटने का क्या जरूरत था? फांसी लगाने का क्या जरूरत था? दिल को रोक कर मर जाते। कोई भी आदमी अपने सांस को रोक कर आत्महत्या नहीं कर सकता है क्या? ये अनैच्छिक है। इच्छा रहता तब ना। जीवों जैसे छींकना अनैच्छिक क्रिया है। जीवों में मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं इस ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका को तंत्रिका, तंत्र की इकाई भी कहते हैं। यह ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। उस ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। किसमें? नर्व सेल में। तंत्रिका ऊतक में कोशिका का विभाजन अब हम लोग सूक्ष्म जीव अगले वीडियो में करेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा। और हाँ, याद रखिएगा कि सारा वीडियो पहले बनाएंगे और उसके बाद सारा वीडियो को कंबाइंड करके आपको एक ही जगह उपलब्ध करा देंगे, और तब आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा एक बार रिवीजन कर सकते हैं। अभी आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना हल्का हल्का शॉर्ट नोट बनाइए, जो मेन मेन पॉइंट आपको क्या किया जाएगा, हिट किया जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, टेमिनोगोल्जी कौन थे, डी डुवे कौन थे, लोवेनहॉक कौन थे, रॉबर्ट हुक कौन थे, ओके, अल्टमैन कौन थे, बेंडा कौन थे। अभी अभी पूछ रहे हैं आपसे, बताइए अल्टमैन कौन था? हाँ, सही, बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करता। और बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया के नामांकन करता। और माइटोकॉन्ड्रिया इज ए कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, तो आज की पार्टी यही तक। और हाँ साथियों, आप लोग देख क्या रहे हैं, 104 पेज का पीडीएफ है, और कल आपका इसका बहुत विशाल भाग को क्या करेंगे, निपटाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और आप लोग देख रहे हैं ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती एचडी जीव विज्ञान क्लास। एक लाइक तो बनता है एचडी के लिए, शिक्षक तो बनना ही है। डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस के पीडीएफ से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और हाँ, ये वीडियो हिंदी का वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, गुरु चेला सीरीज, निगेटिव मार्किंग वाला वीडियो। और ये क्या है आपका, भारत का भूगोल, कहाँ से? वृंदावन के गार्डन से, ठीक ना। भारत का भूगोल विथ एमसीक्यू, डिटेल डिस्कशन, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला के पीडीएफ से। और हाँ, और ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के दीवार से सीधा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि जल्ली नामक व्यक्ति का था, इसलिए उसका नाम क्या था, जलियांवाला बाग। वहां पर क्या हुआ था, तो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। बैसाखी का पर्व था 13 अप्रैल को, और वहां पर क्या हुए थे, हमारे सिख भाई सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए रॉयल एक्ट के खिलाफ खड़े हुए थे। और तभी क्या हुआ, पगलावा आया, कौन, जनरल ओडायर, और उसने गोलियां चला दी। जनरल आर डायर और ओ डायर दो व्यक्ति थे, एक पंजाब का गवर्नर था, एक अमृतसर का गवर्नर था, और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो याद रखिएगा। और गांधी, और इसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, इसी दीवार की घटना के बाद आपका क्या होता है, नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं कौन, बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर। केसरे हिंद की उपाधि, जुलू पदक त्यागते हैं कौन, आपके बिल्कुल महात्मा गांधी। ओके, और ये द बेस्ट मॉडल पेपर तो उपलब्ध ही है आपको। और हाँ, ये भी आपको करा ही रहे, महत्वपूर्ण समान अध्ययन प्रश्न श्रृंखला
ठीक है ना, एक्सेलेंट। तो किसके द्वारा कराया जा रहा है ये, तो बाय प्रवीण सर के पीडीएफ से। और आप लास्ट में याद रखिएगा, यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाता है। आप लोग जो कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर योर एग्जाम क्रैकिंग। पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा अहीं से क्या। तो और ये मास्टर क्लास तो आप लोग देख ही लीजिएगा, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री सबों का उपलब्ध है पूरा डिटेल में। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए। ओके, तो चलते हैं। और हाँ, बीपीएससी शिक्षक भर्ती नियुक्ति को लेकर प्लेटफॉर्म के द्वारा जो आपका मॉडल सेट कराया जा रहा है हिंदी एवं अंग्रेजी का और जीके जीएस का, वो भी आपको इस संडे को उपलब्ध कराया जाएगा अपने चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद साथियों। आपका सिलेक्शन पक्का है, आप 100% शिक्षक बनने वाले हैं। थैंक्स 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 वेरी मच। चलिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, चाहे यहाँ रहिए या इलाहाबाद रहिए।